देख ली। हिंदी का कॉपी निकालो।
उदिर सर, बंद चालू है। उदिर सर, हाँ। मैम आ गई हैं। अच्छा, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मैम, कैन यू हियर मी? चंदन जी, आप आवाज आ रही है हमारी? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। मैम की आवाज नहीं आ रही है। मैम की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन वो माइक तो उनका ऑन दिख रहा है। अभी मैंने बोलना शुरू ही नहीं किया है। नमस्कार। चलिए। सॉरी सॉरी, नमस्कार मैम, नमस्कार नमस्कार। ट्रेनिंग का कुछ रूल मैं समझा दूं मैम? हाँ जी। हेलो, आपकी आवाज बंद हो चुकी पार्टिसिपेंट्स को है। कुछ ट्रेनिंग का रूल्स हम बता देना चाहते थे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी। Good afternoon, everybody on this platform. I would like to express some rules, general rules for this training session. The first of all, the microphone in WebEx platform is automatically disabled for all the participants to get a proper internet bandwidth and for the smooth conduction of the online session. Therefore, the participants are requested to communicate through the chat box only. The assessment link will be shared in the chat box 10 minutes before the end of the session, only by the host of the training. So all the participants are requested to fill the assessment form correctly and submit the same so that you can be eligible for the certificates, and do not ask for the assessment link in between the session. I think every participant must know to ma'am. We have enjoyed her last session. It was very good. तो आज फिर हम लोग मैम का ये सेशन जो है, आज का सेशन, उसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू मैम। लेट अस स्टार्ट। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। A very warm welcome to all of you. आज हम लोग भारत रत्न लता मंगेशकर के दुखद निधन के बाद मिल रहे हैं ऑन अ पब्लिक जी जी हॉलिडे मैम, और आप तो मुंबई से बिलोंग भी करती है, इसलिए हाँ वो जी, और ज्यादा ये है। हाँ जी, जी हाँ जी। जी जी। तो उनकी ही मेमोरी में उनके जी ही मैम, एक गाने से हम स्टार्ट करेंगे ताकि उनको बहुत भी सुंदर, एक बहुत। म्यूजिकल श्रद्धांजलि हो जाए. So I जी will मैम। like to share the song. Automatically optimize for video. Okay. One more thing, I would like to request all the participants, please switch off your camera, please. ट्रेनिंग के बीच में कुछ पार्टिसिपेंट्स दिखते हैं, वो अपना कैमरा ऑन कर लेते हैं, वो कृपया ऐसा ना करें, अपने कैमरा को ऑफ रखें। थैंक यू। हालांकि मैंने कोई तैयारी नहीं की है, गाने की बात की नहीं, मैं आपको उसकी अस्थाई सुना देती हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मैंने श्री रामचंद्र जी को कहा कि मैं रिहर्सल करने आती हूँ, उन्होंने एक रिहर्सल Alright. किया। So, this was the shortest video I could find for Lata Didi, and the Sangeet Samragini that she was. Let us all hope that she's moved to the heavenly abode and rests there in peace. Yes, as most of you say, RIP, we have lost a great legend. As we all are aware, she was, in fact, the winner of Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Bharat Ratna, as well as the Dada Saheb Phalke Award. So yes, let us now begin with our training session. And please keep the chat box working. Please do not put in your names and your condolences to Lata Didi. It's okay now. कृपा करके अपने बारे में और भारत रत्न लता मंगेशकर के बारे में अब कुछ ना लिखे चैट बॉक्स में। अब हम ट्रेनिंग की ओर बढ़ते हैं और हम ट्रेनिंग के बारे में ही बातें करेंगे चैट में भी, और हम देखेंगे कि आज आप ज़्यादा इंग्लिश और कम हिंदी में कितना ज़्यादा इस ट्रेनिंग को ले जा पाते हैं। आज की ट्रेनिंग थोड़ी टेक्निकल है, so we are forced to use more of English. All right. तो आज भी हम तरुण कुमार सर का स्वागत करते हैं, जो कि डेप्यूटी सेक्रेटरी एंड हेड CBSE COE पटना है। अगर वो हमारे बीच हों तो कृपया उनको अनम्यूट किया जाए। अभी मैम वो नहीं जुड़े हैं। ऑल राइट, आई होप आपने उनको इनवाइट तो किया होगा आज भी। जरूर इनवाइट किया है, और वो जिस टाइम में जुड़ेंगे हम बीच में इंटरप्ट करके सर का हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सबका ब्लेसिंग जरूरी है। मैम DTC को भी हम लोगों ने इन्फॉर्म किया है और तरुण सर को भी हम लोगों ने विधिवत इनवाइट किया है। हमारे हर मीटिंग की जानकारी होती है उन लोगों को। वेरी So at नाइस, any time he can बहुत join. अच्छी बात है। Yeah, ma'am. बहुत ही अच्छी बात है सर। तो आज का Thank जो you, ma'am. हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो टॉपिक है, फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड आइटम राइटिंग। और हम जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आइटम राइटिंग की बात करते हैं, इवन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं, तो हम नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, इन चीज़ों से एक अपने आप को अवगत कराते हैं, और साइमल्टेनियसली हम बच्चों की भी इन्हीं कैपेसिटीज़ को टेस्ट करते हैं। तो पहले हम ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन होता क्या है। तो एक सिस्टम चेंज अप्रोच है। पहले क्या होता था, हम बच्चों से रट्टा मरवा लेते थे, वही चीज़ पूछते थे और बच्चों को आ जाते थे। 100 में से 100, 99 ऐसे कुछ नंबर आ गए, हम खुश, बच्चे खुश, स्कूल खुश, मैनेजमेंट खुश, बहुत बड़ी बात हो गई। पर अब क्या हो गया, अब यही बच्चे जब बाहर जाएंगे, फॉरेन जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, तब तो रट्टा नहीं चलेगा। बाहर से उनको प्रश्न आएंगे तो उनके जवाब कैसे लिखेंगे, उनकी खुद की नॉलेज, एबिलिटीज, स्किल्स कहाँ होगी। इसलिए CBSE ने एक शिफ्ट कर दिया कि अब रट्टा मारने वाला सिस्टम खत्म, अब एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम शुरू। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, उसके हिसाब से जो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ले रहे हैं, उसका चौथा गोल है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, और ये हमें 2030 तक सबको देना है। इसीलिए इस चीज़ को, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं, पहले उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से अलाइन कर रहे हैं,
फिर एनसीईआरटी ने हमें दिए हैं लर्निंग आउटकम्स फॉर द सेकेंडरी स्कूल लेवल, उसके साथ उसको ले रहे हैं। और धीरे धीरे हमारी एग्जाम सिस्टम, असेसमेंट प्रैक्टिसेस, करिकुलम, सिलेबस, टीचिंग स्टाइल्स, पेडागोजी, हर चीज में उसको मिक्स करके घुसा घुसा कर समझा कर एम्बेड कर रहे हैं, ताकि धीरे धीरे हम लोग उसे प्रैक्टिस कर सके। तो इसके 6 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को अपनाने के लिए। तो उनमें से कुछ है इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, असेसमेंट, रियल वर्ल्ड रेलेवेंस एंड लिंकेजेस, यानी डेली जो हमारी जिंदगी में होता है, बच्चों की जिंदगी में होता है, उनको हम बच्चों के एजुकेशन से, नॉलेज से लिंक कर पाए। तो आज की इस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दी जाएगी, आइटम राइटिंग और उसकी प्रैक्टिस कैसे होती है, आइटम्स कैसे लिखी जाती है। एक असेसमेंट डिजाइन को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट के थ्रू होता है। उसमें कैसे अच्छे अच्छे आइटम हम लिख पाते हैं और उनकी मार्किंग स्कीम भी कैसे बनती है। हम अच्छा पेपर तो बना लेते हैं, अच्छा प्रश्न तो लिख लेते हैं, अच्छा प्रश्न पत्र बना लेते हैं, पर क्या हम सही मार्किंग स्कीम बना पाते हैं? तो जैसे हम वो पहले भी मैंने कई बार पूछा हुआ है, असेसमेंट क्या है, तो मुझे ये जनरल आंसर्स मिलते रहते हैं। आपको कोई और आंसर पता हो असेसमेंट क्या है, तो आप फटाफट चैट बॉक्स में अपना उत्तर डालते जाइए। व्हाट इज असेसमेंट? तो चैट तो मुझे कुछ एनालिसिस ऑफ नॉलेज, ऑल राइट। So I have Satyapriya Kishore ji writing analysis of knowledge. तो यानी मेरे पास एक ही पार्टिसिपेंट है। Evaluate the all-round development. ओके, एक हिंदी में भी चैट आई है, उसका मैं देख लूं जरा। इतनी क्विक हिंदी, जितनी फास्ट ये चैट पढ़ रही है, चल रही है। फीडबैक तो ठीक है। एस्टिमेट द लर्निंग, असेसमेंट इज द प्रोसेस। ओके, ऑल राउंड इवैल्यूएशन, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल राइटिंग। अच्छा, ये हिंदी वाली चैट ऐसे ब्लैंक आ रही है। आई थिंक एक सर ने हिंदी में लिखी है, सर आई रिक्वेस्ट यू टू पुट इट इन इंग्लिश फॉन्ट। राजू कुमार झा जी, आपने जो हिंदी में लिखा है वो ऐसे बॉक्सेस आ रहे हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, ऑलराइट। तो लोग यही तो लिख रहे हैं जो उनके स्क्रीन पर दिख रहा है। लर्निंग, इट्स अ सिलेक्शन टूल, अ प्रोफेशनल एक्रेडिएशन। तो जो इसके अलावा जो चीजें हैं आपके हिसाब से असेसमेंट क्या होना चाहिए, वो आप लिख रहे हैं, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। So it depends on the purpose to which assessment is put, but a high level of assessment is a process which measures something with a purpose of assigning value to it. यानी हम उसको मार्क्स, ग्रेड्स कुछ भी देकर उसे आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम असेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो कुछ की टर्म्स के बारे में हम सोचते हैं। असेसमेंट क्या है? The process of measuring something with the purpose of assigning a value. और purpose क्या है उसका? Primary reason है
for which the assessment exists and what the results will be used for. आप उस result का क्या करोगे, वही तो assessment का purpose है. Validity, how well a test measures what it is supposed to measure, जिसको हम वैधता कहते हैं. Reliability, विश्वसनीयता, how far the results of an assessment are repeatable and reliable. And the last one, manageability, प्रबंधन क्षमता, how feasible it is for the designed assessment to be administered. तो ये जो terms हैं, इनकी हिंदी आप कृपया अपने पास लिख लें एक पेपर पर या नोटपैड में. हमें वैधता, विश्वसनीयता और प्रबंधन क्षमता के बारे में और जानकारी भी प्राप्त करनी है. तो अपने लिए आप जानकारी ले लें. वैधता इज वैलिडिटी, विश्वसनीयता इज रिलायबिलिटी and प्रबंधन क्षमता manageability. I hope the session is being recorded. Yes, ma'am, recorded. Yes, ma'am. Okay. Then it's okay, because if it's not, you will be in trouble. So, पहले बात करते हैं purpose of assessments की. तो अभी मेरे पास ये देखिए पर्पस है असेसमेंट के. इनको आपको मैच करने हैं, डायग्नोस्टिक, समेटिव और फॉर्मेटिव. तो आपको चैट बॉक्स में लिखना है कौन से वाला ऑप्शन ए, बी या सी डायग्नोस्टिक है, कौन सा ऑप्शन समेटिव है और कौन सा ऑप्शन फॉर्मेटिव है. उपेंद्र कुमार जी बता रहे हैं ए इज व्हाट? ए इज डायग्नोस्टिक, समेटिव और फॉर्मेटिव. बी इज फॉर्मेटिव. सी, बी, ए, डायग्नोस्टिक, समेटिव एंड फॉर्मेटिव. बी, ए, सी. ये तो बड़ी मजेदार चैट चल रही है. कोई बोल रहा है बीएससी, कोई बोल रहा है सीबीए, कोई बोल रहा है केवल बी, केवल ए, एसीबी. ये तो मजेदार है. बड़ा मजेदार चैट चल रहा है ये. तो मैं आपको जल्दी से इसके आंसर्स दिखा दूं. Summative assessment, usually high stakes, which are certified and allow students to progress in the standard 10 and 12 degree exam. Formative, low stakes, they are not certified, used to help students and teachers understand how well the students are performing, end of the term or semester test, topic tests. And diagnostic have the lowest stakes. They aren't certified, they are used to help teachers and students understand the strength and weakness of the students before they begin the teaching learning process. They are like entry tests, quick fire tests and quizzes. They are absolutely diagnostic. जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डायग्नोसिस होती है हमारी बीमारी कौन सी है, वैसे ही स्टूडेंट की स्ट्रेंथ वीकनेस वाली टेस्ट ये डायग्नोस्टिक होती है, जिससे टीचर को जानकारी मिलती है कि बच्चा कितने पानी में है. तो अब हम बात करेंगे पर्पस ऑफ स्कूल असेसमेंट्स. Assessments in education measure student performance against a set of knowledge, understanding and skills. और हम जानते हैं कि assessment बहुत सारे purpose serve करता है. जैसे सर्टिफिकेट मिल गया, किसी बच्चे को प्रोत्साहन मिल गया,
बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसके बारे में उनको जानकारी मिल गई. To help teachers understand how their class is performing, what additional help they may need, ये सभी चीजें हमें असेसमेंट से पता चलती है. और असेसमेंट स्कीम्स को करना क्या है अब आगे चलकर? Determine what students know, understand and what they can do, as well as discriminate between students of different abilities. जो ब्राइट बच्चा है उसको चैलेंजिंग असेसमेंट होनी चाहिए, और जो कम ब्राइट बच्चा है, एवरेज बच्चा है, उसके लिए असेसमेंट लेवल भी एवरेज होनी चाहिए. यदि आप चैलेंजिंग बच्चे को इजी असेसमेंट दे दोगे तो बेचारा बच्चा तो अपनी सोचने की क्षमता ही खो बैठेगा. तो अब हम बात करते हैं वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी की. तो हम वैसे भी बात कर चुके थे कि वैलिडिटी वैधता, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता. तो दोनों के कंक्लूजन जो ड्रॉ होते हैं फ्रॉम अ कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस, एंड जो डिसीजन हम लेते हैं बेस्ड ऑन द कंक्लूजन्स, वो यथोचित एंड निष्पक्ष होने चाहिए, रीजनेबल एंड फेयर. So validity, does the assessment scheme measure what it says it measures? At the same time, reliability, consistency of measurement. Measurement तो नापदंड है जो हम नापते हैं कि बच्चा कितने पानी में है, और उसी की सुसंगति, कंसिस्टेंसी करते हैं, कितनी कंसिस्टेंट है हमारी टेस्ट. तो परहैप्स आज बच्चे ने अच्छा किया, कल बुरा किया, पर जो बच्चा हर दिन आपकी टेस्ट में अच्छा करता है उसी को तो हम अच्छा बच्चा समझेंगे. पर जो बच्चा हर दिन अलग अलग परफॉर्म करेगा उसकी तो कंसिस्टेंसी ही नहीं रहेगी. तो चलिए, ये हम देख रहे हैं वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी का एक इलस्ट्रेशन. आपको ए, बी एंड सी 3 डायग्राम दिए गए हैं, नीचे दिया गया है 3 नंबर. रिलायबल बट नॉट वैलिड, रिलायबल एंड वैलिड, नाइदर रिलायबल नॉर वैलिड. तो ए बी सी डायग्राम लिखिए. डायग्राम ए और नीचे चूज कीजिए ऑप्शन 1, 2 या 3. फिर लिखिए डायग्राम बी और लिखिए नीचे का ऑप्शन 1, 2 और 3. फिर चूज कीजिए डायग्राम सी और लिखिए 1, 2 और 3 इन द चैट बॉक्स. ये बड़ी मजेदार चीज है जब चैट चलती है. एंड अपेरेंटली जब मैं पूछती हूँ आपको चैट में लिखने के लिए तो कुछ नहीं आ रहा है. अब अर्चना कुमारी जी ने लिखा है A3. और उन्होंने अकेले ने ही कुछ ट्राई किया है. दीन बंधु मिश्रा जी लिख रहे हैं समथिंग, एंड शशि भूषण जी A1, C2 A1, A2 B2 C1, A1 A2 B1 C3, C2 A3 B2, A132, C2, A2, A3 B1 C2, ऐसे चल रहा है. AC2, C2. तो ये जो चैट चल रही है उसको हम चलने देते हैं, मैं आपको आंसर्स दिखाती हूँ. तो हम ये जानते हैं कि वैलिडिटी इज नॉट अ बाइनरी और ऑन और ऑफ मेजर, बट इट्स अ स्लाइडिंग स्केल विथ शेड्स ऑफ वैलिडिटी. हम इनवैलिड से बढ़कर वैलिड तक पहुंचते हैं. तो वैलिड असेसमेंट क्या है? जो बहुत वैध हो सकता है वही वैलिड है, या वो समथिंग विच इज वैलिड इनफ फॉर द पर्पस टू विच इट इज पुट.
हम वैलिडिटी कैसे मेंटेन करेंगे? Needs to be built into exams through good practice during the design and construction process. And assessment is a process, the purpose of which is to make decisions about the future of each person assessed. And if those decisions are to be as valid as possible, then every sub-process that leads to them must also be as valid as possible. So validity में हम ये देख रहे हैं, the domain should be specified as validly as possible. The assessment should be specified as validly as possible. The task should be designed validly. The questions should be written validly. The marking scheme should reward pupils as validly as possible, and the markers should apply the mark schemes as valid as possible. यहाँ पर marker जो है वो evaluator होता आता है, and the score should be processed as validly as possible. The reporting of the scores, the report card, should also be valid. तो हम देख सकते हैं कि हम जब से यूनिट बनाते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग आउटकम से लेकर असेसमेंट, पूरा प्रोसेस करके पूरी ही चीज को हम वैलिड बनाएंगे. तो उसी के संग चलना है रिलायबिलिटी को. हाउ मच कैन बी असेस्ड, कितना हम असेस कर सकते हैं, कितना टॉपिक कवर कर सकते हैं, नेचर ऑफ द टास्क क्या है, क्या हम लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू क्या देने वाले हैं, हम लोग इवैल्यूएटर के लिए क्या गाइडेंस देते हैं, क्या हम इवैल्यूएटर को बताते हैं कि भैया 3 मार्क्स है, 3 पॉइंट हो गया, कुछ भी 3 पॉइंट बच्चा लेके 3 नंबर दे दो, या अगर बच्चा 2 पॉइंट लिखेगा तो हम कितने नंबर देंगे, और इन 3 पॉइंट के अलावा अगर बच्चा ये पॉइंट लिखता है तो हम कितने नंबर देंगे? क्या हम वो भी प्रोवाइड करते हैं इवैल्यूएटर के लिए? एंड द क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएटर्स, कितने कॉन्शियंशियस हैं, कितने वेल ट्रेन्ड है, और कितने उनकी सब्जेक्ट नॉलेज है. तो रिलायबिलिटी के बारे में, जो विश्वसनीयता है एक असेसमेंट की, उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं. It should be across the domain very effectively sampled, यानी एक blueprint तो पहले बननी चाहिए. The task should be clear. The students also should be clear of what is expected before them. So उनको भी हमने learning outcomes पहले ही share कर देने चाहिए. उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं आनी चाहिए कि ये चैप्टर तो नहीं आने वाला था, हमने तो पोर्शन में लिखा था चैप्टर 3 दे रहे हैं, चैप्टर 4. ये नहीं होना चाहिए. उनको टास्क कंप्लीट करने के लिए भी हमें टाइम इनफ देना चाहिए. इसीलिए एक टीचर को हमेशा एक मार्किंग स्कीम बनानी चाहिए, ताकि टीचर को भी पता रहे कि इस प्रश्न को लिखने के लिए कितना समय लगता है. यदि आपको एक टीचर होके एक आंसर के लिए 3 मिनट लगते हैं, तो स्टूडेंट को उसी आंसर के लिए 1.5 मिनट तो पकड़नी है. अगर आपको 1.5 मिनट लगती है तो स्टूडेंट को 3 मिनट लगने वाली है, क्योंकि हम तो फटाफट शॉर्ट में पॉइंट भी डाल दे, पर बच्चे को तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखना है. Make sure the mark scheme is clear and complete. Make sure the training of markers is good. And quality assure the marking scheme. तो अभी हमें याद क्या रखना है? एक असेसमेंट रिलायबल होती है पर वो वैलिड नहीं हो सकती. ऐसे भी असेसमेंट होते हैं. और असेसमेंट वैलिड और रिलायबल दोनों भी नहीं हो सकते. तो हमें ये देखना है. We have to see both. तो ये हो गया अभी मैनेजेबिलिटी.
मैनेजेबिलिटी, प्रबंधन क्षमता। उसमें हम क्या देखते हैं? नेचर ऑफ द असेसमेंट टास्क, लेंथ ऑफ द असेसमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग, इक्विपमेंट नीडेड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चे इस असेसमेंट को करने वाले हैं, और लॉजिस्टिक्स। असेसमेंट में हमें 3 मेजर चैलेंजेस हैं, उनको हमें बैलेंस करना है। वैधता, विश्वसनीयता एंड प्रबंधन क्षमता। इन तीनों को हमें बैलेंस करना है। Please do not send me an annotation request. I am disapproving your annotation request. Pallavi Kumari ji, can we please have Pallavi Kumari ji out of the meeting? Pallavi Kumari is requesting to annotate the content. I do not know if you are receiving it, but Pallavi Kumari, please stop asking for that. अब हम चलते हैं टीचिंग एंड असेसमेंट्स में, जहां क्विकली हमें जानना है कि एक सब्जेक्ट, उसका कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स, उसकी क्षमताएं, कॉम्पिटेंसीज, लर्निंग आउटकम्स, पेडागोजी, इतनी सारी चीजें एक सब्जेक्ट में हैं। तो हम पहले लेफ्ट से चलते हैं, सब्जेक्ट और पेडागोजी, लर्निंग आउटकम्स, उनकी कॉम्पिटेंसीज। और राइट से जब चलते हैं तो सब्जेक्ट में क्या पढ़ाते हैं, उसके असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उसको कितनी कॉम्पिटेंसी से हम टेस्ट करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट को कॉम्पिटेंसी की ओर ले जाने वाले 2 पाथ हैं हमारे पास, एक पढ़ाने वाला, एक असेसमेंट वाला। तो पहले हम असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। छोटे छोटे स्टेटमेंट होते हैं जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से संबंध रखते हैं, एंड क्लियर गाइडेंस देते हैं टीचर को कि कैसे अपने क्वेश्चंस बनाने, आइटम राइटिंग कैसे करनी है। तो 2 और 5 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स जनरली होते हैं, कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट ऑफ द स्टेटमेंट के साथ, लर्निंग आउटकम्स के साथ उनको लिंक करके बिल्कुल तैयार रखना चाहिए। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स अपने टीचिंग पर भी एक इफेक्ट लाते हैं। अगर हम स्किल असेस कर रहे हैं तो हमें बच्चों को भी एक पॉजिटिव मोटिवेशन दे रहे हैं कि ये स्किल असेस हो रही है, पर उनको पहले लर्निंग आउटकम में ये पता होना है कि हम स्किल पढ़ा रहे हैं, उनकी इन स्किल्स को हम टेस्ट करने वाले हैं, तभी बच्चे तैयार होकर बैठेंगे। अगर हम बच्चों को बताते ही नहीं कि उनके लर्निंग आउटकम्स क्या है, जो कि एनसीईआरटी ने दिए हैं, हमारी सीबीएसई करिकुलम पूरे लर्निंग आउटकम्स पर बेस्ड है, और हमारी असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स भी इन्हीं पर बेस्ड होती है, जो कि हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से लेते हैं। तो हमें सब चीज को इंटरलिंक कर ही पढ़ाना है, तभी हम एक सक्सेसफुल असेसमेंट बना पाएंगे। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, ऐसे चलती है टैक्सोनॉमी नीचे से ऊपर की ओर, लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर। तो इसमें एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग, ये जो 3 कॉन्सेप्ट आपको दिख रहे हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, वो सबसे ऊपर के हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। अप्लाइंग इज अ मिडिल ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग आर द लोअर ऑर्डर क्वेश्चन। तो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो जेनेरिक होते हैं, जो सामान्य होते हैं, वो सब सब्जेक्ट के लिए सेम रहता है।
देर इजी फॉर द स्टाफ एंड स्टूडेंट, सिंपल टू रिमेम्बर, लिस्ट, नेम, ऐसे वाले। बट उनके डिसएडवांटेज भी रहते हैं, सब्जेक्ट की बारीकाई को नहीं समझ पाते, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग उनके मीनिंग निकल जाते हैं। अभी जैसे एक्सप्लेन हो गया, तो किसी सब्जेक्ट में एक्सप्लेन 2 मार्क का हो गया, किसी सब्जेक्ट में 5 मार्क का हो गया एक्सप्लेन। तो कैसे करोगे आप, कैसे जानोगे कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा एक्सप्लेन कितने नंबर का होना चाहिए। और लर्निंग आउटकम्स जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसके साथ अगर हमारा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव टैली नहीं किया तो असेसमेंट ही फेल हो जाएगी। तो जो सीबीएसई है, जो जेनेरिक या सामान्य असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हमें दे रही है फॉर स्टैंडर्ड 10 एंड 12 एग्जामिनेशंस, और even if you go to the CBSE website on competency based education, आपको थोड़े काफ़ी सारे assessment objectives मिल जाएंगे। यहाँ हम कुछ assessment objectives देख रहे हैं, जो कि AO है, वो assessment objective 1, 2, 3 and 4 है। अभी मैं आपको 4 basic generic assessment objectives दिखा रही हूँ। अभी फर्स्ट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है, वो बता रहा है शोज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सप्लिसिट मीनिंग्स, यानी स्पष्टता वाले ये होते हैं जो लोअर ऑर्डर के ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से डील करते हैं। और ये बेसिकली 6th, 7th, 8th में तो ये 40 to 48% ऑफ द पेपर में आते हैं, बट 9th and 10th में हम करीबन 23% ऑफ द पेपर में ही रखते हैं इनको। फिर जो अंतर्निहित इम्प्लिसिट मीनिंग वाले जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 हैं, वो जो मिडिल लेवल के रहते हैं, उनका भी वेटेज काफ़ी हद तक तो सेम ही रहता है इन क्लास 6 to 10। फिर जो AO3 है, वो जनरली हम लैंग्वेजेस में देखते हैं, स्पेशली इन रीडिंग पैसेजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, कि राइटर ने इस लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ लिखा है, तो उसके बारे में आप कमेंट कीजिए। तो ये नॉर्मली हम 9th, 10th में देखते हैं, 6th, 7th, 8th में जनरली ये बहुत हाई लेवल हो जाता है, तो 9th, 10th में करीबन 27% इनको हम देते हैं। एंड एक जो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं, जो कि ओपन एंडेड प्रश्न रहते हैं, निजी प्रतिक्रिया वाले, उनको 6th, 7th, 8th में तो 12 to 16% वेटेज रहता है, पर 9th, 10th में उनका वेटेज अच्छे से 27% तो रहता ही रहता है ओपन एंडेड पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का। तो अभी हम क्विकली असेसमेंट डिजाइन देख लेते हैं। एट द हायर लेवल वी हैव डिजाइन प्रिंसिपल्स, learning ladders set out the content to be assessed, and assessment specifications set out the approach to assessment. And this is based in the NCERT curriculum framework, और ये आपको आसानी से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, एंड ऑफ क्लास असेसमेंट्स, वॉश बैक इफेक्ट सब में दिख जाएगा। तो स्टैंडर्ड 10 को हमें एग्जाम को बदलना नहीं है, कैंसिल नहीं करना है, केवल उसकी प्रक्रिया बदलनी है। तो कॉम्पिटेंसी का एक जो मतलब निकलता है वो है योग्यता आधारित मूल्यांकन, जो हम पहले ही बोल देते हैं स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटी को हम टेस्ट कर रहे हैं। तो कॉम्पिटेंसी के बहुत सारे डेफिनेशंस अक्रॉस द ग्लोब मिलते हैं, और यूनाइटेड किंगडम का एक जो बड़ा सा अच्छा डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यही डेफिनेशन मेजरली यूज किया जाता है। एनसीईआरटी ने उसे ब्रॉडली एक बच्चा लर्निंग आउटकम्स को कितनी अच्छी तरह से दिखा पाता है, और कितनी अच्छी तरह से वो एक लर्निंग आउटकम से अपने आप को समझकर अपनी योग्यता वहाँ दिखा रहा है, उसी के ऊपर ये एनसीईआरटी ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन बनाया है। अपेरेंटली एनसीईआरटी करिकुलम इज मैप्ड to competency based education,
and the CBSE has also now mapped it to the same. And अभी तो syllabus भी term 1 term 2 में bifurcate हो गया. Type of examination pattern for term 1 and term 2 has been separated. तो अभी तो content to define what can be assessed, कैसे assess करना है और क्या assess करना है, ये भी हमें देखना है. लर्निंग लैडर्स असेसमेंट स्पेसिफिकेशन जब हम देखने जा रहे हैं तो डिजाइन प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनके साथ पहले हम एक बार देख चुके हैं. उनके साथ आइडेंटिफाई द कंटेंट टू बी असेस्ड एंड दीज फॉर्म द बेसिक राइटिंग असेसमेंट्स, ये पहले हमें समझना होता है. और आइटम राइटिंग का एक प्रोसेस जो होता है, एक प्रक्रिया, उसके लिए हम देखते हैं कि आइटम में 1 मार्क क्वेश्चंस के मार्किंग स्कीम भी बनते हैं. तो मेन आइडिया ऑफ अ टास्क क्या है हम सोचते हैं, उसमें कितना लेवल ऑफ एविडेंस होना चाहिए. जैसे हम नेम पूछेंगे तो एक नाम बहुत हो गया, नेम द भारत रत्न लेजेंडरी सिंगर हु पास्ड अवे ऑन 6 फरवरी 2022. तो एक ही नाम है, वो लता मंगेशकर, उसके लिए एक ही मार्क देना है. पर वो पूछने का पर्पस क्या है, और उसके लिए क्या हम ओपन एंडेड आंसर्स एक्सेप्ट करेंगे. तो कौन सी मार्किंग स्कीम हम यूज करने वाले हैं, पॉइंट बेस्ड या ओपन एंडेड. सो ड्राफ्ट द आइटम, द मार्किंग स्कीम एंड द क्वेश्चन. Ensure that the marking scheme will reward what is important. I understand that people are writing point based. वही तो हम 1 मार्क में यूज करेंगे, 1.1 मार्क. ओपन एंडेड नहीं, लर्नर रिस्पॉन्स नहीं अभी हम यूज कर पाएंगे, क्योंकि इट इज नॉट यूज्ड एज 1 मार्क क्वेश्चंस. Ensure that the marking scheme will reward what the questions ask for. Ensure that command words, जो कि हम Bloom's wheel से लाते हैं, will elicit the evidence you want. Reinforce these 3 until you are sure as possible that the pupils will know what they're expected to do. Their minds will be trying to do what you want to see they can do. Marking scheme will reward how they will do it, and higher scores mean they are better at geography or English or the subject that you are testing, and everything is well addressed. So think of an idea, decide the level of evidence and what's the purpose. आप क्या इसे अचीव करोगे उसकी पहले आप नोट कीजिए. Think about the content and the assessment objectives before you start writing. Choose a mark scheme approach, point based or open ended. So 2 main, point based, जिसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया, एंड लेवल ऑफ रिस्पॉन्स और ओपन एंडेड, जहाँ पर लंबे आंसर होंगे, हमें 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसे लेने हैं, तो हमें लेवल ऑफ रिस्पॉन्स वाली मार्किंग स्कीम लेनी है, जहाँ पर स्टूडेंट रिस्पॉन्स इज कंपेयर्ड टू अ सीरीज ऑफ लेवल्स. एक रूब्रिक भी हम बनाकर दे सकते हैं कि इतने 5 पॉइंट में ये पॉइंट आ गए तो इतने नंबर देंगे, 4 पॉइंट आए तो ये नंबर देंगे. सो वी कैन डू दैट. एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि हम कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं, डिस्क्राइब, स्टेट. तो उसमें हमने बच्चों को कंस्ट्रेंट डाल दिया कि इतना ही आपको करना है. तो ये वेरी शॉर्ट आंसर्स या ऑब्जेक्टिव टाइप में सिंगल वर्ड और नंबर और सिलेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट, ये वाले छोटे छोटे आंसर हो गए. एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, या सेमी कंस्ट्रेंट, ऊपर नीचे दोनों में चल जाते हैं, शॉर्ट आंसर्स में चलते हैं, बच्चा उसमें सेंटेंसेस लिख पाता है. और जब हम जज, एक्सप्लेन ऐसे सारे वर्ड्स यूज करते हैं तो अनकंस्ट्रेंट ऐसे परफॉर्मेंस होते हैं, ऐसे आंसर्स होते हैं. और लॉन्ग आंसर्स में ओपन एंडेड रिस्पॉन्स की मार्किंग स्कीम भी लगती है. कमांड वर्ड्स,
तो आप देख पाते हैं कि हमने कुछ कमांड वर्ड स्क्रीन पर डाल रखे हैं. व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, ये तो इंग्लिश में, साइंस में, मैथ में, सोशल साइंस में कहीं भी यूज हो जाते हैं. कैलकुलेट, प्लॉट, ड्रॉ, ये मैथ साइंस, सोशल साइंस में चलते हैं. स्टेट तो नॉलेज को रिकॉल करवाता है. डिस्क्राइब, अगेन इट कुड बी रिकॉल और एप्लीकेशन. Evaluate, assess, analyze, explain, they are all higher order thinking skills. तो जब आपको अभी competency based questions बनाने हैं तो आपको ये वाली लास्ट वाली ऊपर वाली लाइन लेनी है. अभी उसको अप्रोच कैसे करेंगे? टाइप ऑफ मार्क स्कीम, जिसमें हमने केवल एक मॉडल आंसर दे दिया, कितने नंबर देने हमने तो लिखा ही नहीं, तो बैड है. हमने कुछ गुड रिस्पॉन्सेस के एग्जाम्पल डाल दिए. Examiners are shown what a good performance constitutes, but we have not guided the evaluator कि अगर इसके बाहर से कुछ आया तो क्या करोगे आप, तो वो पुअर मार्क स्कीम है. फिर हमने लिस्ट ऑफ गुड एंड लिस्ट ऑफ पुअर रिस्पॉन्सेस एग्जाम्पल के साथ दे दिए और उनको बता दिया एन अटेम्प्ट टू स्पेसिफाई द कंप्लीट आउटकम स्पेस, एक्यूरेट इफ द प्रिडिक्शन इज एक्यूरेट. तो ठीक है, बट द बेस्ट वन, हमने रूल दे दिया, प्रिंसिपल टू डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सेस डाल दिए कि ये आंसर आया तो इतने नंबर देने हैं, इतना आंसर आया तो इतने नंबर देने हैं. Can be sure that help is given for how to credit every possible response. कि अगर आप अपने बच्चों को इवैल्यूएट कर रहे हो तो अलग बात है, पर काफी स्कूल्स में आजकल तो ये चलता है कि दूसरे डिवीजन के टीचर या ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं तो दूसरी स्कूल के टीचर इवैल्यूएट करने बैठते हैं, इवैल्यूएशन एक्सचेंज होता है. तो इवैल्यूएटर को हमने हमारी मार्किंग स्कीम से हेल्प कितनी होती है, हम कितने नंबर दे पाते हैं, इवैल्यूएटर कितना एक पेपर जांच पाता है हमारी मार्किंग स्कीम से, ये भी एक सोचने वाली बात है. ये हमारी कॉम्पिटेंसीज की बात है. तो क्वेश्चन का पर्पस क्या हो गया? टेल्स द स्टूडेंट्स दैट द टास्क यू वांट देम टू परफॉर्म, इट इज अ प्रॉम्प्ट, कि बच्चा ये समझकर, ये पढ़कर जान जाए कि आप क्या पूछना चाह रहे हो. इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत क्लियर शब्द में फ्रेम करना है. 3 बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि वेरी कंस्ट्रेंड क्वेश्चंस होते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं, राइट रॉन्ग. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं जो कंस्ट्रेंड भी होते हैं, सेमी कंस्ट्रेंड भी होते हैं. और ओपन एंडेड, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बिल्कुल अनकंस्ट्रेंड चलते हैं. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम टर्म 1 में देख चुके हैं, एमसीक्यूज कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं. मुझे तो बताया गया था कि आप जैसे बहुत जानकार लोगों ने सीओई के काफ़ी सारे एमसीक्यू के सेशन भर लिए हैं, आइटम राइटिंग के, तो इसके बारे में मैं थोड़ा फास्ट चलूँगी. फिर हम आए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर. तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस क्या होते हैं? दे आर शॉर्ट रिटन रिस्पॉन्सेस. समटाइम्स उनको एक स्टिमुलस, सिंगल वर्ड आंसर अप टू अ शॉर्ट पैराग्राफ, कभी 2 मार्क के लिए, कभी 3 मार्क के लिए भी चलते हैं ये क्वेश्चंस. काफी सारी स्किल्स इसमें टेस्ट होती है, पर जनरली ये रिकॉल से एप्लीकेशन तक चलते हैं, उसके आगे ये नहीं चलते. काफी सारा करिकुलम इसमें टेस्ट हो पाता है और उसको सोच समझकर डिजाइन करना पड़ता है. तो इसमें देखिए, हमने बताया एक गिव 2 reasons why Nasreen thinks that Alua is an attractive place. तो हमने 2 रीजन दिखा दिए, लार्ज ट्रीज, पावरफुल रिवर्स, ब्राइट कलरफुल हाउसेस. हमने 3 रीजन दिखा दिए, पूछे हैं 2, आंसर की में 3 दिखाए. तो इवैल्यूएटर के लिए हमने गाइडेंस बना दिया है, अवार्ड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, मैक्सिमम 2 मार्क्स, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन को 2 रीजन 2 मार्क के लिए पूछे हैं, पर हमने 3 पॉइंट एक्स्ट्रा में दे रखे हैं ताकि इवैल्यूएटर को कोई परेशानी ना हो. जब हम एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस की बात करते हैं
तो long answer essay response questions which require students to organize their responses in a logical manner can be several pages long, normally up to 25 marks maximum. जैसे जैसे students level बढ़ती है, extended response की भी level बढ़ती है. They usually focus on higher order skills like analysis, evaluation, or long explanation responses, even creation. They usually assess depth rather than the breadth of the curriculum, but they can do both. And when you see an extended response question, in the text, the writer portrays the pressure the narrator feels as he studies for his examinations. So explore how effectively she does this. In your answer, you should comment on ... पूरा question हमने बना दिया है. And refer to details in the extract, यानी हमने एक passage दिया हुआ या textual passage है ये, उसको अपने बच्चे को refer करना है for the answer. तो हम जब MCQ के बारे में बात करते हैं तो MCQ तो हम जानते हैं STEM options की distractor, ये ऐसे चलता रहता है. Short answer questions, broad range of most subjects are assessed, common in school exams. All levels of the Bloom's taxonomy can go in short answers. Usually 2 to 3 mark questions, even 4 markers could sometimes be in the short answers, but they are normally constrained and semi-constrained. They can even include multi-step tasks like a single question, particularly for complex calculations in math and even in science sometimes. And a number of marks gives an indication to the student about the type of response that will be required. Breadth or depth. अगर 2 नंबर के लिए आया, अगर ये 30 या 40 शब्द के लिए प्रश्न आया तो कितना लिखना है, अगर ये 100 शब्द के लिए आया तो कितना लिखना है. And the type of task and level of demand which is linked to the assessment objective is often cued by the command word used. क्या हमने लिखा? Describe, explain, evaluate, justify. हमने कौन सा शब्द यूज किया? Command word. तो एक लिस्ट हमने बता दी आपको कमांड वर्ड्स की. अगर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग, स्टेट, नेम, सिलेक्ट. असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2, डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई, पैराफ्रेज. ये भी हमने बताया था. एक्सप्लिसिट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, इम्प्लिसिट अंतर्निहित असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2. असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 जो हम 9th 10th में यूज करते हैं, एनालाइज, एक्सप्लेन, कमेंट, कंपेयर. एंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 4, इवैल्यूएट, असेस, जस्टिफाई, गिव रीजंस, रेकमेंड, आर्ग्यू द केस फॉर और अगेंस्ट. कभी कभी हम स्टैंड अलोन क्वेश्चंस भी देते हैं. स्टेट द वर्ड व्हिच मींस द लाइट कैन नॉट पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट. राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द मैनेजर ऑफ अ शॉप फॉलोइंग पुअर सर्विस. तो ऐसे स्टैंड अलोन क्वेश्चंस भी आपको सोचकर अपने अपने सब्जेक्ट में लिखने हैं. कभी हम एक पैसेज देते हैं और इन पैसेजेस के थ्रू हम एक सोर्स बेस दे देते हैं बच्चों को और बोलते हैं इस सोर्स के आधारित आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं करके हम 3-4 प्रश्न पूछ लेते हैं. तो उनको हम लिंक्ड क्वेश्चंस कहते हैं. तो या कभी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम एक क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं. तो बच्चे को दोनों लिंक्ड क्वेश्चंस के भी आंसर देने होते हैं. तो यही तो हो गया ड्रॉ कंक्लूजन, डिफाइन फ्रॉम द पैसेज. ये तो इंग्लिश के बारे में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. अब मार्किंग क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इनको मार्क कैसे करोगे? एंड ऑफ द क्लास टेस्ट होती है तो स्कीम्स, मार्किंग स्कीम्स वुड बी होल मार्क्स, नॉट हाफ मार्क्स. Relationship between the length of time and the number of marks is 1.5 minutes per mark on an average. That's a thumb rule. Mark scheme needs to be clear on what marks are awarded for.
particularly in a multi-mark question. यदि हम देख रहे हैं कि 3 मार्क का प्रश्न है तो 3 नंबर के लिए बच्चा क्या लिखेगा तो हम 1 नंबर देंगे, कितना लिखेगा तो 2 देंगे, कितना लिखेगा तो 3 देंगे, और क्या लिखेगा तो हम नंबर ही नहीं देंगे. And instructions should be provided to the evaluator on the general use. What to do if the student gives 2 answers? Accept the first answer only. ऐसा नहीं कि हम 2 आंसर जांचेंगे फिर बेटर चूज करेंगे, हम फर्स्ट ही आंसर देखेंगे. Guidance and rules should be given to the evaluators on how to apply the mark scheme. मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको दिया था, ये भी मैंने पहले आपको बता दिया था कि ये कैसे लेना है. अब मार्क स्कीम क्या होती है? गिव 2 रीजंस व्हाई नसरीन थिंक्स अलुवा इज एन अट्रैक्टिव प्लेस. तो क्वेश्चन तो हमने दे दिया इवैल्यूएटर को मार्किंग स्कीम में लिखकर, साथ में देखिए वहां पर नंबर भी दे रखे हैं 2 मार्क्स, यानी इवैल्यूएटर को पता है 2 रीजंस 2 मार्क्स. अब हमने नीचे आंसर दे दिया, आंसर में हमने 3 पॉइंट दिए, दीज आर द 3 एक्सेप्टेबल आंसर्स. उसकी गाइडेंस दे रखी है 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, मैक्सिमम ऑफ 2 मार्क्स. अगर बच्चा 3 पॉइंट देगा तो हम तीसरा नहीं जांचेंगे. तो गाइडेंस से इवैल्यूएटर को पता चलता है कि बच्चा क्या लिखेगा तो हम कितने नंबर देंगे. तो इसी के साथ I would love to end this particular session, sign off with a thank you to the organizers of Muzaffarpur Sahodai, as well as a very big thank you to the participants who've been here constantly mentioning a lot in the chat. Thank you so much for your constant interaction in the chat. And yes, this session would not have been possible without having the virtual presence of Shri Tarun Kumar sir, Deputy Secretary and Head CBSE Center of Excellence, Patna. So thank you, sir, for having virtually joined us. And yes, thank you, Sudhir Kumarji, if you're still in the session with us. Over to you, Muzaffarpur Sahodai. And if anybody has any questions to ask, please feel free to use the chat. Otherwise, you may feel free to leave a feedback of what you will carry back to your classrooms from here. अच्छा, तो आपकी तो अटेंडेंस लिंक आ गई, आप तो सब बड़े बिजी लोग हो गए. थैंक यू मैम इतने अच्छे सेशन के लिए. माय प्लेजर सर. जी हाँ मैम. अब हम सारे पार्टिसिपेंट्स अभी लग गए हुए हैं आपके अटेंडेंस बनाने में, लिए आप अच्छा, लीव कर सकती हैं. all right. Thank you so very much, sir. Thank you to some of the participants who are sharing feedback with me. यदि आपने फीडबैक में कुछ लिखा है तो थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपको. यदि आपने कुछ प्रश्न पूछा है जिसका मैं उत्तर दे सकूं तो भी मुझे बहुत खुशी होगी. All right. So
With this, I take your leave. Thank you very, very much. I think I have some more session left with you later in the month when I shall see you again. In the meantime, thank you and God bless you all. See you. Have a great evening.